नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल एक तस्वीर आई थी और उस तस्वीर के बाद तमाम चर्चाएं जो हैं वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देती हुई तस्वीर है। क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक जो थे, जो क्षत्रिय समाज के जो विधायक थे, मंत्री थे, उनकी एक कुटुंब परिवार की एक मीटिंग होती है और एक नहीं बल्कि 2 मीटिंग होती है। उसमें राजा भैया भी शिरकत करते हैं। लेकिन अब कल एक तस्वीर आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात किया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके आवास पर पहुंचे थे और वहां पर दोनों ने मुलाकात की है। दोनों ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों लोगों की मुलाकात के बाद तमाम जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का जो बाजार है वो गर्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं दो बड़े नेता एक साथ जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल जरूर कहीं ना कहीं उठ खड़ा होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी है, या यूं कहे कि राजनीतिक जो हलचल है वो तेज होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बदलाव होने वाला है योगी मंत्रिमंडल में। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और उसमें कुछ लोगों को शामिल किया जा सकता है। यहां तक कि इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, वहीं कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है। 2027 का चुनाव है और 27 से पहले जो तमाम राजनीतिक दल में, या कहे कि जो तमाम जो समाज है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, या फिर कुर्मी समाज हो, मौर्य समाज हो, या लोधी समाज हो, तमाम जो राजनीतिक दल में जो ये बीजेपी के ही अंदर है, वो सभी कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अलग मोर्चा, एक अलग स्टैंड या फिर प्लान बी बना लिया है और उसी प्लान बी के तहत काम कर रही है। और इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर एक छोटे समाज को एक बार फिर से इकट्ठा करने के लिए समाज के नेताओं को आगे किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज था वो नाराज था और जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान के तौर पर उठाना पड़ा और कई सीटें बीजेपी की चली गई। यहां तक कि जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के हैं, नीरज शेखर, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको बलिया से हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां पर ठाकुर अच्छी खासी मात्रा में है और वहां पर उनका ठीक वोट परसेंटेज भी हाई हाई है। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें थी, या फिर अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए, तब अगल बगल की जो सीटें थी जहां पर ठाकुरों का वर्चस्व था, वहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली है। फिर जिस तरीके से कुटुंब परिवार के नाम पर एक मीटिंग होती है, हाई लेवल मीटिंग होती है, और उसमें जो तमाम ठाकुर जाति से जुड़े हुए जो मंत्री विधायक हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब धीमे धीमे समाज, लोधी समाज के हैं, कुर्मी समाज के हैं, सब धीमे धीमे एक अलग अलग मीटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक नया फॉर्मेशन बनता हुआ बीजेपी में नजर आ रहा है, या फिर बीजेपी के ऊपर दबाव डालने के लिए है, या फिर बीजेपी का प्लान बी है। जहां तक ये बीजेपी का प्लान बी है और बीजेपी उस प्लान बी के तहत काम कर रही है, जिसमें उसने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है एकजुट करने की, चाहे वो लोध समाज हो, या फिर कुर्मी समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, या फिर ब्राह्मण समाज। अब ब्राह्मण समाज की बारी हो और देखने वाली बात होगी कि जल्द से जल्द कब बीजेपी के ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं वो एकजुटता दिखाते हैं और एक उनकी भी मीटिंग की तस्वीरें साझा होती हैं। फिलहाल जो कल तस्वीर आई दोनों डिप्टी सीएम के एक साथ मिलने की, वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई थी, चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी एक एक करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? देखिए अखिल, आज कानपुर में बार और लॉयर्स एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। लगभग जो है 74 जो प्रत्याशी हैं वो जो है यहाँ पर मैदान में, और लगभग 7765 जो है कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं, जो वकील हैं, वो आज वोट करेंगे और एक अध्यक्ष और जो महामंत्री और जितने भी कार्यकारिणी हैं उन सबको चुनने का काम करेंगे। बता दें आपको, क्योंकि एक बड़ा चुनाव माना जाता है, इसको लेकर के लगातार जो है कई दिनों से तैयारी भी की जाती है। पुलिस प्रशासन भी लगातार इस पर निगरानी बना के रखता है और डीएवी, यहाँ पर जो डीएवी कॉलेज है वहां पर चुनाव चल रहा है और लगभग आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो पुलिस कमिश्नर है यहाँ के वो भी मौके पर मौजूद है और लगातार ये देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा चुनाव होता है जहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव होने के दौरान पर भी ये कहीं कहीं लड़ाई झगड़े इस तरीके की जो चीजें हैं लगातार आती है, क्योंकि वर्चस्व की एक तरीके से इसको चुनाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इस पर ध्यान भी दे रही है और लगातार जो पदाधिकारी रहे हैं इसके पहले, उनसे भी चर्चा चल रही है कि किसी तरीके की कोई भी जनहानि या किसी तरीके कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर ना हो, जिसको लेकर के पेट्रोलिंग से लेकर के और समझाने को लेकर के जितने भी चीजें हैं, उस पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन वकीलों के इस चुनाव में करता हुआ नजर आ रहा है।
अब बिल्कुल इस तरीके के चुनाव में जहाँ पर वकील एक साथ एक जगह पर एक मंच पर होते हैं, तो कहीं न कहीं छोटी-मोटी घटनाएँ ज़रूर होती हैं। क्या फिलहाल क्या अवनीश जब कोई इलेक्शन में इस तरह की कोई खबर आई स्टार्टिंग में कि कुछ इस तरह के कोई बवाल क्योंकि पुलिस लगातार मुस्तैद है वहाँ पर, अच्छी खासी टीम वहाँ पर तैनात की गई है। क्या कोई खबर इससे निकल कर के आ रही है इस पूरे मामले में? देखिए अभी तक तो अखंड इस तरीके की कोई खबर भी नहीं खबर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी क्योंकि जब इसका परिणाम घोषित होगा उस दौरान क्योंकि जब जो प्रत्याशी जीतता है वो एक उत्साह मनाता है और जो प्रत्याशी हार जाता है तो कहीं न कहीं उनके बीच में जो है एक गुटबाजी को लेकर के कहीं न कहीं इस तरीके की घटना ज़रूर होती है। फिलहाल चुनाव के दौरान भी इस तरीके की कोई घटना ना हो इसको लेकर के फिलहाल अभी कोई इस तरीके की सूचना नहीं है, लेकिन जो पुलिस है पूरी तरीके से मुस्तैद और किसी भी तरीके से क्योंकि लगातार कानपुर में जो कमिश्नर हैं लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं, पुलिस महकमे में लेकर के या कहूँगा वकीलों को लेकर के लगातार जो उनके उनके खिलाफ जो गलत है उनके खिलाफ में कार्रवाइयाँ भी आप देख रहे होंगे साफ तौर पर। तो जो जितना जिस तरीके से पुलिस का एक भय भी कहा जाए कि जो बन गया है कानपुर में, तो इस तरीके की जो छोटी-मोटी भी घटनाएँ कहीं न कहीं वो अब सुनने को नहीं आएँगी। असल बिल्कुल भय होना चाहिए पुलिस का और पुलिस का भय जब होगा तो इस तरह की घटनाएं जरूर होंगी। लेकिन एक सवाल और भी है अवनीश आपसे क्योंकि कानपुर में देखा गया था किस तरीके से जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच में एक तनाव देखने को मिला था। लेकिन जब दोबारा सीएमओ वहां पहुंचे हैं तो क्या फिर से स्थितियां जस की तस है या फिर अब औचक निरीक्षण पे डीएम साहब निकल रहे हैं या फिर सीएमओ और डीएमओ में जो जिस तरीके से एक कमी देखने को मिली थी दोनों साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे या एक दूसरे की तरफ एक हमला बोल रहे थे, क्या उसमें कुछ कमी आई है या फिर अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए अखन लगातार जो है जिस तरीके से पूरा एक ये मामला जो है पूरे देश में चर्चा में बना हुआ था, तो जब सीएमओ वापस यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद में उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो छुट्टी साध ली है और उनसे जब पूछने का प्रयास भी किया गया कि जिलाधिकारी को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे अधिकारी हैं और उनका पूछने जांचने का अधिकार बनता है। तो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे कहा जाए तो सीएमओ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल। अगर निरीक्षण की बात की जाए तो उसके बाद भी जिलाधिकारी के कई निरीक्षण जो है कई जगह पर हुए हैं, जहाँ पर कमियां मिली वहां पर उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए कहा भी और निर्देश भी दिए कि जो कमी अगर ज्यादा पाई जाएगी तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो जिस तरीके का एक मामला चल रहा था, जिस तरीके से खींचतान बनी हुई थी और चर्चा में लोग बने हुए थे जिलाधिकारी और जो है सीएमओ, तो इस तरीके का कोई भी फिलहाल मामला इस तरीके का नहीं चल रहा है असल। हाँ बिल्कुल अवनीश क्योंकि जिस जिस तरीके से कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच में ये पूरा का पूरा विवाद हुआ तो उसने सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि विवाद थम सा गया है और कहीं ना कहीं सीएमओ को भी ये अंदाजा हो गया है कि जिलाधिकारी हैं और अगर वो कुछ पूछ सकते हैं तो कम से कम उन्हें बताने का अधिकार उनको उनके पास है, उनको बताना भी चाहिए था। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे कब तक इस तरीके की जो द्वंद है जो अधिकारियों के बीच में रहते हैं वो दोबारा फिर से ना उत्पन्न हो, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र कौन सी बड़ी खबर? बिल्कुल अखंड देखिए प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर की बात करेंगे तो साफ तौर पे मेरे पास वो फुटेज है। मैं चाहूंगा कि एक बार वो फुटेज प्ले हो जाए, फिर उसके बाद पहली खबर दूसरी खबर भी। भैया देखा था सब जो है का यही तोरत तोरत है के यार घर में का जनी के क्या है हो ये सब करता है। चलिए अब बात करते हैं प्रतापगढ़ पुलिसिंग को लेकर के। फिर से एक बार चर्चाओं में है और इसलिए है अखंड कि ये जो घटना घटित हुई है, मात्र जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे जो वहां के संवाददाता है, लोकल के संवाददाता है, मात्र चौकी से 300 मीटर के आसपास ये घटना घटित हुई है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, वहां से चौकी साफ साफ दिखाई देती है। लीलापुर थाने का मामला है और खास तौर पे देखा गया कि पीड़ित ने सुबह भी इससे पहले चौकी से लेकर के इंफॉर्मेशन आपके थाने तक दी थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई। और सोचिए ये पूरा मामला प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में भी चल रहा है, हाईकोर्ट न्यायालय में भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है, लेकिन पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रहती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोचिए प्रतापगढ़ पुलिसिंग कल एक किस्सा आपको दिखाया किस तरीके से बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। एक तरीके से मजाकिया रील्स बन रही है अब उनको लेकर के। और आज ये जो घटना घटित हुई है, आज की नहीं है ये घटना, कल हम आप जब लाइव दे रहे थे उस दौरान की ये घटना है। हमारे पास ये फुटेज आई थी तो हमने ये सोचा कि इसको दिखाना बहुत ही जरूरी है।
दूसरी बड़ी घटना की बात करेंगे, पहले आपको ज्ञानेंद्र बहुत इसी अच्छी खबर पर आते हैं। ज्ञानेंद्र एक चीज ये बताइएगा, ये विवाद एक्चुअली हुआ किस लिए है? लेकिन क्या जमीन का विवाद है कि एक दूसरे के घर के ऊपर जो लोग हैं वहां पर हटाते हुए नजर आए? है क्या विवाद असल में? और क्यों प्रतापगढ़ की पुलिस इस विवाद को सुलझाने में इतना देर करती है कि स्थितियां बिगड़ जाती हैं? बिल्कुल देखिए, जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर के दीवानी में मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन जो दबंग थे वो रसूखदार हैं। ये बताया जा रहा है कि पुलिस से अच्छी साठगांठ है, लीलापुर पुलिस से अच्छी साठगांठ है, इसलिए उन लोगों ने बहुत ही आराम से जो है, जो गरीब परिवार था जिसके छप्पर गिराए जा रहे हैं, ये आराम से गिराया जा रहा है। पुलिस तकरीबन घटना के बाद भी 1 घंटे तक वहां नहीं पहुंची। पीड़ित खुद गया थाने पे, तो जो बताया जा रहा है कि पीड़ित को थाने से भगा दिया गया। सोचिए किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिसिंग चल रही है। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पूरा वीडियो भी है, लेकिन साक्ष्य को अलग रख रही है प्रतापगढ़ पुलिस और सीधे सीधे पीड़ित को ही परेशान करने का काम कर रही है। सोचिए, जब दीवानी में मुकदमा चल रहा है, हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो साफ तौर पर पीड़ित का पक्ष जो था, ये वीडियो ही पूरा जो है सबूत है। और किस तरीके से पीड़ित के छप्पर को ढाए जा रहे हैं। साफ तौर पर एक आदेश भी है कि जैसा स्टे आदेश है जो बताया जा रहा है, मेरे पास वो स्टे आदेश नहीं है, मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहां के जो लोकल रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि स्टे आदेश भी है, जो जैसी स्थिति में है वैसे ही स्थिति बनी रहेगी। उस पे कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। पीड़ित आराम से अपने घर में था, 12-1 बजे का समय था, खाना पीने का दौर चल रहा था, खाना बन रहा था। उसी दौरान कुछ जो है जिससे विवाद चल रहा था, वो अपने साथियों के साथ पहुंचता है। पहले जो है बाउंड्री, जो टीवी से बाउंड्री की गई है, उसे गिराने का काम करता है। फिर एक गाड़ी भी है, उसमें एक मैजिक दिख रही है, उससे मैजिक से पूरे के पूरे बाउंड्री को गिराने का काम किया जाता है। फिर उसके बाद मारपीट भी की जाती है। सोचिए ये ज्ञानेंद्र एक चीज और बताइएगा, ये पूरा घटना वीडियो में साफ तौर पर दिख सकता है। क्या इस पूरे मामले पर जब वीडियो सामने आया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई है? प्रतापगढ़ पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है, या फिर उस जो चौकी पहुंचा था उसी को भगा दिया गया, पीड़ित को ही भगा दिया गया? अधिकार किसने दिया उसको घर तोड़ने का? अगर यथास्थिति बनाए रखने का कोर्ट का आदेश है, जैसा कि अगर बात करें, हम पुष्टि नहीं करते हैं, अगर कोई भी चीजें हैं तो आप किस तरीके से, क्या जबरन किसी के घर में घुस जाएंगे? ये किसने अधिकार आपको दिया है? और अगर आप वहां पर पहुंचे थे तो क्या आपने किसी वहां प्रतापगढ़ पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम वहां पर जा रहे हैं? और अगर पीड़ित वहां पर जा रहा है, वो शिकायत कर रहा है कि मेरे घर पर इस तरीके से दबंग आकर के मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, जबरन तोड़ने का काम करे, तो प्रतापगढ़ पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक? बिल्कुल, अभी तक कोई एक्शन सामने नहीं आया है पुलिस का। और सोचिए, एक छोटी सी घटना को लेकर के कल ये भी बता दे रहे हैं कि अगर छोटी सी घटना, एक बाइक को रोकने का प्रयास किया गया, बाइक नहीं रुकी, बागरात आने का मामला है, उस पे जो है पुलिस का बयान तक आ जाता है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सोचिए कितनी निंदनीय बात है प्रतापगढ़ पुलिसिंग को लेकर के। खास तौर पे देखा गया कि किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिसिंग काम करती है। कल मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस मजाक बना करके रख रही है, और मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रही है उनकी, और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल किया जा रहा है। सोचिए, ये प्रतापगढ़ पुलिसिंग है। दूसरा सबसे बड़ा अब आते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, मैं 1 हफ्ते से लगातार आपको बता रहा हूं। फिर से आज जयचंद भारती की बात करते हैं, और जयचंद भारती इसलिए किस्सों में है कि सीओ सिराथू जो है जांच कर रहे हैं, शिवांग सिंह नाम है उनका, और मस्सन और उसके भाई मोनू को गोरखपुर के भ्रष्टाचार कोर्ट में पेश किया गया था और रिमांड पे लिया गया है। फिलहाल जयचंद भारती वहां पेश नहीं हुए थे। जो पीड़ित से सीओ सिराथू ने मिला और उनका भी बयान दर्ज किया है, लेकिन साफ तौर पे देखा जा रहा है कि एक तरीके से एक इंस्पेक्टर उनका भी फरार चल रहा है, और जांचें चल रही हैं, पैसे के लेन देन को लेकर के पूरी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि 15 दिन का स्टे लेकर आए हैं जयचंद भारती, और 15 दिन की स्टे में शायद 15 दिन खत्म भी हो चुके हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, 15 दिन खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे प्रतापगढ़ पुलिस जीरो है। वही वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वही वीडियो मुझे फिर से याद आ रहा है कि जयचंद भारती जी कहीं इंतजार कर रहे होंगे, प्रतापगढ़ पुलिस दौड़ते हुए जाएगी और उनको एक वीडियो बना करके दिखाएगी कि हमने अपने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
केंद्र ऐसा कुछ भी होता हुआ प्रतापगढ़ में तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वीडियो आ भी गया होता, नहीं भी दौड़ करके जाते तो कम से कम दिखाते कि हमने अपने ऊपर, हमारे साथी के ऊपर लगे मुकदमे पर कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस का काम है, जांच कर रही है, लेकिन जांच कब तक करती है और इस जांच में किसी को आंच आती है या बच जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है ज्ञानेंद्र कि प्रतापगढ़ पुलिसिंग सवालों के घेरे में है, और जिस तरीके से आपने बताया कि मीम्स अगर उस पुलिस पर बने, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि एक सख्त पुलिस मानी जा रही है, और उस पर अगर प्रतापगढ़ पुलिस के मीम्स बने तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और अगर प्रतापगढ़ में गुंडों की तरह अगर कोई आतंक मचाए और लगातार इस तरह की घटनाएं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, अगर एक घटित हो रही, तो सवालों के घेरे में प्रतापगढ़ पुलिस जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। दोस्तों में कार्रवाई कब होती है इंद्रवीर? इंद्रवीर आवाज आ रही है आपको? जी अखंड, हमारी मौजूदगी अगर बात करें तो शहर में स्थित गल्ला मंडी, ये जो है सामने ही गल्ला मंडी है, और ये बहुत बड़ी रायबरेली जिले की मंडी है, जिसमें सब्जी मंडी, गल्ला मंडी हर तरीके से ये है। और उसी ओवरब्रिज पे है, आज सुबह ये जो है एक हादसा हुआ है, और हादसा ये है कि इस पुल पे एक गड्ढा सा हो गया और हम खड़े हैं। तो सबसे बड़ी चीज, मैं लाइव कहीं से भी कर सकता था, लेकिन अभी भी आप प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही देख रहे हैं। प्रशासन इसको दूसरा बनारस बनाना चाहता है। ये आप देखिए, लगातार इस पर वाहन आ रहे हैं, और ये देखिए ये ट्रैक्टर ईंटों से भरा हुआ है, ये ट्रैक्टर ईंटों से भरा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अखंड मैं आपको दिखाऊंगा, और ये IBC 24 के कैमरे में कैद है। ये देखिए, ये ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर, आखिर जब ये पुल गिर जाएगा और सैकड़ों लोगों की जान जाएगी, तब ये प्रशासन जागेगा क्या? तब ये प्रशासन जागेगा क्यों? आखिर ये गड्ढा हुआ है तो क्यों जो है प्रशासन ने ये रोड चालू? अखंड यहाँ पे लाइव खड़े होते हुए मैं आपको बता दूं कि मेरे पैर मतलब हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। ये हालात है यहाँ के। अखंड इसको बैरिकेडिंग कर दिया, आपने पुलिस लगा दी, उधर बैरिकेडिंग देखने के लिए लगा दिया क्या? यहाँ का प्रशासन कहाँ पे है? तो काहे की बैरिकेडिंग है? पीछे आपकी गाड़ियां जा- 4-6 लोग इसमें दबकर मर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है वही मतलब ना, किस चीज की बैरिकेडिंग कर रखी है आपने? बिल्कुल कौन सी बैरिकेडिंग है कि आपके किस चीज की बैरिकेडिंग कर रखी है आपने? और ईंटों से भरा हुआ IBC 24 ने IBC जी ओवरलोडेड ट्रैक्टर जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, साइकिल जा रही, मोटरसाइकिल जा रही है, कार जा रहा है, कुछ सब कुछ तो जा रहा है। तो बैरिकेडिंग किसने लगाई है? उस गड्ढे के बगल बगल ईंटा लगा दिया है। और कौन सी बैरिकेडिंग आपने की है? अगर कोई सही में जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप, या फिर मुआवजा बांट करके काम चला लेंगे कि मुआवजा दे देंगे? क्या लोगों की जिम्मेदारी? मैं रायबरेली जिले के अधिकारी नहीं, अखंड मैं रायबरेली जिले के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब अपने हाथ खड़े कर देंगे, सब अपने हाथ खड़े कर देंगे, हमने बैरिकेड नहीं करवा दिया, ये करवा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आता, मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये हिल रहा है ऐसे। सरिये, इसके सरिये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूंगा, मैं रिस्क में हूँ थोड़ा सा, लेकिन जनता के लिए इतना रिस्क बनता है। ये देखिए, ये सरिया है, ये हालात है, ये हालात है। और ये शहर को जोड़ने वाला खास और मेन ओवरब्रिज है, और यहाँ पे बैरिकेडिंग करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने बैरिकेडिंग कर दी है? सर, इसको बनाना चाहते हैं दूसरा। बिल्कुल इंद्रवीर, खाना पूर्ति दिखाना चाहते हैं कि हमने खाना पूर्ति कर दी है। ये कोई हादसा हो जाए, बड़ा हादसा हो जाए जी, तो आराम से इतना बड़ा वहां पर पैच दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है, सरिया दिखाई दे रही है, और आप उस पर आवाजाही करवा रहे हैं। कम से कम उसको करवा लेते, और कम से कम करवा लेते कि क्या मानक है, चल सकता है, सही है, लोगों के उपयोग के लिए इसको खुला रख सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। क्या कोई टीम अभी तक निरीक्षण के लिए पहुंची इंद्रवीर, या फिर इसी तरीके से कोई नहीं आया? अखंड कोई नहीं आया। यहाँ 4-6 नगर पालिका के, यहाँ के 4 नगर पालिका, या मुझे ये भी नहीं पता किस विभाग के लोग आए, सुबह बैरिकेडिंग करी, उन्होंने ईंटें रखी, फॉर्मेलिटी करी और चले गए, और आवागमन बराबर चालू है, बराबर चालू है एकदम। यहाँ पे कहीं से भी आवागमन रुका नहीं। और ये देखिए, ये छोटे छोटे, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, इनकी जान खतरे में डाल रहा है प्रशासन, इनकी जान खतरे में डाल रहा है। अगर ये धंस गया नीचे, कल को कोई हादसा हो गया, तो इन बच्चों के, इन गार्जियन को जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ।
नहीं कौन देगा जवाब यहाँ का? प्रशासन। इनको जवाब इनके बच्चे थोड़ी ना जा रहे हैं उस फिर जांच बैठेगी, फिर जांच बैठेगी, फिर एजेंसियां जांच करेगी, फिर कई चीजें निकल के सामने आएगी, लेकिन नहीं। आज भी पूरे रायबरेली में अखंड आज भी पूरे रायबरेली में एक ब्रेकिंग चल रही है कि 2011 में मायावती के कार्यकाल में ये ओवरब्रिज का निर्माण हुआ था। आपने ये ठीकरा मायावती के जो ब्रेकिंग चली, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मीडिया वालों ने चलाई, हमने भी चलाई, लेकिन ठीकरा अपने मायावती के कार्यकाल पे खोल दिया ना। अरे प्रेजेंट टाइम किसकी सरकार है? मैं किसी सरकार को, मैं किसी, ये देखिए बराबर, किसी की सरकार को उंगली नहीं उठाता है IBC 24 किसी को, हम किसी सरकार के लिए नहीं कहते, लेकिन 2011 से लेकर अब तक और कई, ये देखिए तो समझना जिम्मेदार अधिकारी, ये अखंड, ये देखिए, ये अखंड, ये हालात हैं। किस ओवरब्रिज पे आर पार दिखता है नीचे रोड? बताइए। अगर ये जिम्मेदार जिला प्रशासन के लोग जिनके आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आए दिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अगर इस तरीके से इस पुल का हाल है, वहां से आवागमन चालू है, कोई भी किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं की और कब जागोगे? क्या सो रहे हो अपने घरों में बैठ करके, अपने दफ्तरों में एसी कमरों में बैठे? निकल जाओ बाहर भैया, कम से कम देखो करके किस तरीके से लोग गुजर रहे हैं। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो ये बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में 2011 में पुल बना था इसलिए गिर गया। ये आंसर है, समस्या का समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे आवागमन चल रहा है, उस पर गाड़ियों की एक बड़ी लंबी कतारें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब हम ऐसी घटनाएं आती हैं सामने, तब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको हम प्रोपोगंडा करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ओवरब्रिज है जो आए दिन हर 6 महीने में सुर्खियों में रहता है। मेरा सबसे बड़ा सिर्फ आज एक सवाल है, मैं इस ओवरब्रिज की कमियां दिखाने IBC 24 नहीं आया, ओवरब्रिज पे इस प्रशासन की लापरवाही दिखाने आया है कि आज भी सुचारू रूप से चालू है, बैरिकेडिंग दोनों तरफ किया गया, पुलिस के लोग लगे हैं, तो ये बैरिकेडिंग क्यों की गई है? क्या एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है रायबरेली जिला प्रशासन? जी बिल्कुल इंद्रवीर कर ही रहा है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल कर रहा है। अगर आपने उसको दुरुस्त नहीं कराया, उस पैच को भरवाया नहीं, उसको दुरुस्त सही नहीं कराया, और अगर बैरिकेडिंग लगाई है तो गाड़ियां कैसे आगे पीछे चल रही उस पर? उसके लिए कोई एक आपके पास कोई एक दूसरा विकल्प जरूर होना चाहिए था, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी। भाई आपने उसको दुरुस्त कराया, कार्यकाल पड़ा था, इसलिए हमारी जवाबदेही खत्म हो जाती है। जवाबदेही आपके लिए और आपसे ही सवाल किया जाएगा, और IBC आपसे सवाल पूछेगा और पूछेगा उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से जिनके कंधों पर इस पुल की जिम्मेदारी है और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या गड्ढे को ईंटों से कवर कर लेना या फिर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा देना और उस पर किसी आवागमन इसी तरीके से सुचारू से चलते जाना, क्या यही सही है? और अगर इसी तरीके की व्यवस्था है वहां पर, तो तमाम उन लोगों पर सवाल खड़े होंगे और IBC बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि हर एक नागरिक की हमें चिंता है। और जो भी जिम्मेदार हैं वहां पे, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अभी थोड़ी देर बाद फिर से हम इस पर लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। इंद्रवीर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से पूछेंगे कि आखिरकार इतनी पुल की दुर्दशा है और आवागमन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या केवल सस्पेंशन से या फिर मुआवजे से लोगों की जिंदगी वापस आ पाएंगी? जरूर पूछिएगा उन तमाम लोगों से जो जिम्मेदार अधिकारी इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण खबर को बताने के लिए। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए कुशीनगर से। राजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी, कुशीनगर से आज सबसे बड़ी खबर ये है कि आज पड़ौना कोतवाली क्षेत्र में गोली चली है, और गोली भी दिन दहाड़े, जिसका लाइव वीडियो आया है। आपको तस्वीर हमने चैनल को भेजा था, जिसमें देख सकते हैं कि एक बंदा सीधे गोली मार दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह सुबह की घटना है, लगभग 5:30 बजे। खिड़किया बाजार है जहाँ पर चौराहा है, और चौराहे पर लोग चाय पीने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। दोनों से आपसी विवाद हुआ, और आपसी विवाद में पहले लाठी डंडे चले। वहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। वहाँ सटे ही चौकी है, चौकी के दरोगा और अन्य पुलिस भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में गोली चली और विकास नामक व्यक्ति को गोली लग गई। जिसके पेट में गोली लगी है वो गंभीर रूप से घायल है। आनन फानन में प्रशासन हालांकि उसको मेडिकल कॉलेज भिजवाया, लेकिन स्थिति गंभीर देखते उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इसमें मुकदमा भी दर्ज कर ली है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर के, जो जिस रिवॉल्वर से गोली चली है
उसे भी बरामद कर लिया है। जी क्या राजेश, क्या मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? जी 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 इसमें 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें दिनेश है। दिनेश के द्वारा ही गोली मारी गई है। लाइव वीडियो में उसकी तस्वीरें भी हैं और 2 क्या अन्य मामला लोगों निकल को कर भी। के सामने आया? किस लिए इस युवक पर डायरेक्ट सामने से गोली मार दी? आखिर क्या क्या विवाद की वजह निकल करके सामने आई? क्या शुरुआती जांच या पूछताछ में कुछ निकल करके सामने आया राजेश? फिलहाल ये मामला सामने आ रहा है कि कुछ पुराना विवाद था, विवाद को लेकर के आपसी विवाद के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए राजेश। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद से करीब 45 किलोमीटर दूर यहाँ राजघाट पर खड़े हैं और यहाँ पर जो बाढ़ का पानी हम आपको अभी दिखाना चाहेंगे कि ये रोड के ऊपर करीब 6 फुट पानी रोड के ऊपर चल रहा है। इधर भी बासिंदा थे, उधर भी बासिंदा रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ से उधर जाने के लिए कोई भी साधन नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए लखनऊ की टीम आई है, ये SDRF की, ये यहाँ पर अपनी नाव की व्यवस्था कर रही है, जो यहाँ से पब्लिक को इधर से उधर ले जाएंगे और यहाँ पर जो घटनाएं, जो यहाँ पर जो भी सुविधा होगी उनको देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आइए आइए आइए, एक मिनट, आइए अरे जाए, 1 मिनट आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बाढ़ को लेकर आप क्या कहेंगे? अरे बाढ़ तो यहाँ खराब है, कोई सुविधा नहीं है जी। नहीं, यहाँ पर अभी कल DM साहब आए थे, यहाँ कप्तान साहब आए थे और यहाँ स्थानीय विधायक आए थे, उन्होंने क्या सुविधाएं दी? सुविधाएं खाना आना भाई रहेगा। तो अगर यहाँ बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो कल DM साहब भी आए थे और यहाँ जो कप्तान भी आए हुए थे, यहाँ स्थानीय विधायक आशीष सिंह आंसू आए थे, यहाँ पर खाना की व्यवस्था भी की गई। लेकिन अगर बात करें, यहाँ पे हजारों बीघा फसल जो है तहस नहस हो गई है और यहाँ जो बाढ़ का पानी हम आपको दिखाएं, हम आज इसी राजघाट पर खड़े हैं, ये आपको लाइव तस्वीर दिखाएं। देखिए ये जो पानी है, ये पानी जो है करीब यहाँ से करीब 5 फुट जो है गहरा पानी है। अभी तो यहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ये यहाँ पर बासिंदे इधर से जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और यहाँ पर प्रशासन जो है नाव की व्यवस्था देखिए। अभी यहाँ हमारे सामने एक गाड़ी लखनऊ से आई है, जो SDRF की, और ये नाव उसको बना रहे। हम आपको उसको वो नाव भी दिखलाएंगे। देखिए ये SDRF की टीम है, ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएं, ये लखनऊ से टीम आई हुई है। यहाँ पर ये बोर्ड बनाई जा रही है, इससे यहाँ पे ये निगरानी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जो यहाँ पब्लिक सुविधाएं ये मौका। और बाढ़ की अगर बात गया था, वहां पर जो गाड़ियां हैं, आधी गाड़ी पानी में डूब के फॉर्च्यूनर गाड़ी पर गाड़ियां पानी में डूबी थी। वहां पर जो पब्लिक है बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है यहाँ पर। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, देखिए बाढ़ के हालात है और कई जिले इससे प्रभावित है और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर कप्तान पहुंचे, जिलाधिकारी पहुंचे, विधायक पहुंचे, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं ये भी सवाल बेहद वाजिब है और महत्वपूर्ण है। क्या लोग ये बता रहे हैं कि उनको जो महत्वपूर्ण जो बेसिक नीड्स है, खाने पीने का सामान है, क्या उनको वहां पर मुहैया कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? कुछ लोगों से जरूर पूछिए और पूछिए कि क्या प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है, क्योंकि अगर SDRF की टीम वहां पर पहुंची है और लोगों को यहाँ करने का या वाले क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ तैयारियां, बेसिक नीड जो उनको बेसिक जरूरतों का सामान है, क्या उनको मुहैया कराया जाएगा खाने पीने से लेकर तमाम चीजों का? कुछ लोगों से बात की। जी बिल्कुल अखंड जी, मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर कल जिलाधिकारी अनन्या झा भी पहुंचे थे और कप्तान भी यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था थी, उस खाने की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सभी को मुहैया कराई गई थी और जो सुविधाएं देने का प्रयास होता है तो वो सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको जो शर्म आ रही लेकिन नहीं बोल रही यहाँ पर, कुछ बोलता है यहाँ पर। अरे 2 मिनट आ जाओ आप जी। यहाँ पर महिला है जी, यहाँ पर कल जो यहाँ जिलाधिकारी भी आए थे, उन्होंने क्या यहाँ सुविधाएं आपको दी? सुविधा और कम कर पैसे सारा मुझे ये आदमी यहाँ पर लोगों की डिमांड है कि ये जो रोड पानी में चल रही है, अगर इसके ऊपर पुल बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर पुल बनता है या नहीं, ये तो खैर विधायक जी जाने या यहाँ का जिला प्रशासन जाने, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बिल्कुल आदर्श, जो आम लोग वहां पर रहते हैं, जो भी वहां के निवासी, स्थानीय निवासी, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है, क्योंकि जिस तरीके से पानी सड़क पर आता है तो लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम मूलभूत
चीजों से भी कहीं ना कहीं वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए जिला प्रशासन के लोग वहाँ पर पहुंचते हैं कि इनके बच्चों को दूर किया जाए। लेकिन जो उनकी नीड है, बेसिक नीड है, और अगर वो पुल की मांग कर रहे हैं और ये जायज मांग है कि अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इनकी बात सुननी चाहिए और वहां पर पुल का निर्माण करना चाहिए, जिससे जो लोग हैं जो इस परेशानी के सामने ये देखिए, ये यहाँ पर जो है आदर्श के साथ फिर से कनेक्ट हो गए, लेकिन नेटवर्क का कुछ इशू है। आदर्श फिर से आपके पास चलेंगे, तब तक हमारे साथ एसपी जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से? में तहसील सदर पड़ती है, उसी में सब रजिस्ट्रार का बैठना होता है। सब रजिस्ट्रार जितना जमीन वमीन लिखी जाती है, चाहे शहरी क्षेत्र का और चाहे देहात क्षेत्र की, तो उसमें इनका एक सेटिंग गेटिंग का मामला प्रकाश में आया है। ये 2% जमीन लिखने का जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसके अलावा ये 2% उसमें कमीशन लेने का मामला उजागर हुआ है। काफी लोगों ने इसका एतराज भी किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, एडीएम प्रशासन को भी ज्ञापन दिया गया, वित्त एवं लेखा अधिकारी राजस्व वित्त को भी दिया गया एडीएम को, लेकिन वो ठंडे बस्ते में ही एप्लीकेशन पढ़ता चला जा रहा है। IGRS पे जो भी रिपोर्ट इनके खिलाफ पड़ती है वो झोले में डाल दी जाती है, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो गरीब के तबके के लोग हैं, जो किसी तरह व्यवस्था करके अपनी ज़मीन जो है खरीद रहे हैं एक आशियाना बनाने के लिए, थोड़ा मोड़ा ज़मीन जिनके पास नहीं है तो ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो 2% इनका कमीशन भी तय है। और बाबू वगैरह से सेटिंग गेटिंग का मामला हो जाता है तो हो सकते हैं 2% की बजाय 5% भी देना पड़े। ये मामला एसपी जो है सिंह, क्या सुल्तानपुर ऐसे कुछ जो पीड़ित हैं, जो परेशान लोग हैं, गरीब जो भी असहाय लोग हैं, की बात जो कह रहे हैं, क्या वो लोग हैं? उनकी तरफ से आपसे बात हुई थी क्या? ऐसे लोग आपके पास मौजूद है? अगर हैं तो जरा बात कीजिए और पूछिए कि कौन वो लोग हैं जो माने की डिमांड कर रहे हैं। नहीं, उसका सॉरी। तो हम बाइट हम बाद में ले लेंगे। ये कल मामला प्रकाश में आया था कल, क्योंकि आपका ये 84 बाबा रोड का जो भाजपा विधायक के ऊपर आया था, इसलिए वो लोग हमको बुलाए, फ़ोन करके भी बुलाए, एप्लीकेशन भी हमको भेजे। लेकिन कारण व्यस्तता वहाँ होने की वजह से कि विधायक जी की बाइट हो जाए, लेकिन वो आनाकानी करते रहे, बाइट भी नहीं दिए। लेकिन एसआरसी अभियंता के जाके देर शाम को हम लोग ने बाइट लिया तो सीधा अपने चैनल पे चलाया गया। यही कम इसी में आज कल पूरा दिन बीत गया, इसलिए हम नहीं जा पाए। अभी यहाँ से लाइव देने के बाद हम जाएंगे, उनकी बाइट भी लेंगे जो इस पे बिल्कुल एसपी, ऑब्जेक्शन क्योंकि कर रहे हैं। खबर आप दिखाते हैं वो पूरी पुख्ता होती है और आधार पर ही दिखाते हैं, तो कम से कम इसमें एक बाइट हो, तब निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार जो पीड़ित है, जो आरोप लगा रहे हैं इस इस तरीके की इस तरीके की डिमांड करके उनसे रजिस्ट्री नहीं, के लिए कुछ अखंड प्रार्थना पत्र तो हमारे पास आया है, लेकिन वर्जन नहीं आया है। बिल्कुल वो वर्जन भी हाँ, लीजिए और हम अपने वर्जन के साथ आएंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से लोगों से, आम लोगों से कुछ धन उगाही की बातें आ रही हैं। लोगों ने शिकायत भी इसकी की है और अगर ये बातें सच्चाई है तो आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं है, ये भी सवाल जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। जिस तरीके से लगातार इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं, लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का मनोबल टूटता है, क्योंकि शिकायत बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी। देखने वाली बात होगी कि सुल्तानपुर प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। सॉरी, सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें, बहराइच की पुलिस एसपी मतलब कप्तान से छवि को धूलिस कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार गाड़ी के चेकिंग चालान जो चलता है, कि चालान का एक रूल होता है, ये मैंने जानकारी अभी नहीं ली है एसपी सिटी से। और आपको बता दी, घटना मेरे साथ भी हुई है और मैंने अपने हेड ऑफिस में फ़ोन करके जानकारी भी दी। मैंने उस एसआई को भी बोला कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, फिर भी, और मेरी आईडी माइक सब कुछ मेरे साथ में था, फिर भी उन्होंने मुझे रोके और मेरा फोटो खींच कर मेरा 1000 का चालान कर दिया। आप बताइए पत्रकारिता की क्या, ये चौथा स्तंभ कहने वालों के लिए क्या सिस्टम होगा? वजह जी क्या बताइए सरफराज का? सॉरी। आपको बता दें, इससे पहले जो गालीबाग दरोगा की एक खबर चली थी, 2 नक्का चौकी का ये मामला है। तो गालीबाग सिपाही वो कुछ लोगों को परेशान करता है, तो कुछ पत्रकारों ने काफी समय तक ये खबर को दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पत्रकारों से बदला ले रहे हैं, वहाँ के एसआई जो इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज हैं, वो बदला ले रहे हैं। खबर के दौरान मैं वहां से निकला
खबर बनाने के लिए, तो मैंने हेलमेट नहीं ले रखा था, सिर्फ इसी के लिए। और आपको ये भी बता दें कि डेली इनकी 6:45 बजे से इनका डेली का रूटीन है चेकिंग करना, जबकि और भी बड़े चौक चौराहे हैं, वहाँ पे डेली चेकिंग नहीं होती है। अब ये जानकारी उनसे मुझे प्राप्त करनी, लेकिन उन्होंने बाइट नहीं दिया था, जबकि मैंने बताया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरी माइक आईडी सब कुछ था, फिर भी उन्होंने मेरा फोटो खींच के 1000 का चालान कर दिया। जी। सर सरफराज बिल्कुल गलत है। हम इसकी बात भी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज नहीं थी, उसका चालान आपने किया, लेकिन कम से कम रिक्वेस्ट निवेदन, कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम खबर के लिए जल्दबाजी में होते हैं, किसी वजह से जी। छूट भी जाता है। कई बार ऐसा होता है, जानबूझकर नहीं करते बिल्कुल। ऐसा कि हम हेलमेट लगा करके नहीं निकलते या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में सारी चीजें घटित हो जाती है, तो कम से बिल्कुल। कम पुलिस महकमे में तमाम जो ऐसे लोग हैं, उनको कम से कम समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल कानून सबके लिए एक है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम हो या चाहे कोई खास हो, सभी के लिए एक है। हमने गलती की है तो बिल्कुल हम उसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों को भी समझना चाहिए, जो वहाँ पर हवलदार हैं या जो भी ऐसा ही है। अगर आप कोई व्यक्तिगत रूप से किसी बात की खींच निकाल रहे हैं, तो ये गलत है। अगर कानूनन आपने कोई काम किया है, तो बिल्कुल अलग बात है, वो आपका समझ में आती है। लेकिन अगर किसी खबर को लेकर के, किसी पत्रकार पर आप कोई खींच निकाल रहे हैं, तो ये भी व्यक्तिगत रूप से आपकी खींच कहीं न कहीं पुलिस महकमे को बदनाम करने का काम करती है, समझ से परे है। फिलहाल ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, कम से कम उनको भी समझना चाहिए और एक रिस्पेक्ट है सभी के लिए है। चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो खास लोग हो, सभी के लिए है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि हुई हो, कोई हम मानते हैं कि हमसे कोई कभी-कभी जल्दबाज़ी में, क्योंकि हम पत्रकार, जर्नलिस्ट लगभग हमारे लिए प्राथमिकताएँ खबर रहती हैं और उस जल्दबाज़ी के चक्कर में अगर कोई चीज़ छूट जाती है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं। फिलहाल अगर आपने कानूनन इस लिहाज से आपने चालान काटने का काम किया, तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर खींच से कोई आपने अगर आपने कोई किसी बात का आपने खुन्नस निकालने का काम किया है, तो गलत बिल्कुल। है। इतना ज़रूर कहेंगे कि सबका सम्मान होना चाहिए और कोई गलती कभी-कभी आम लोगों से होती भी है। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर इसलिए सरफराज ये, क्योंकि तमाम जी। ऐसी खबरें निकल कर के सामने आती है कि जो पुलिस है, वो अब चालान कर रही है और हाथ में एक सबसे आसान चीज़ हो गई कि मोबाइल फ़ोन। मोबाइल से मोबाइल। फ़ोटोग्राफ क्लिक कर ली जाती है और एक ₹1000 का एक आम नागरिक से, जो बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, उसके ऊपर इस तरीके का बिल्कुल। चालान भेजा जाता है। बिल्कुल, ये चालान ज़िंदगी से बढ़कर है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, चालान बेहद छोटा है, लेकिन उस जगह पर ₹1000 के चालान की जगह अगर आप उसको हेलमेट दे देते, समझ में आता। बिल्कुल। अगर किसी ने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो उसका इंश्योरेंस करवा देते, समझ में आता। बिल्कुल। अगर किसी का प्रदूषण नहीं बना है, तो प्रदूषण बनवा देते, समझ में आ जाता। लेकिन ये फ़ोटोग्राफ क्लिक करके हज़ार-हज़ार रुपए के, 1000, 2000, 5000 के चालान भेजे जा रहे हैं, ये अपने आप में समझ से परे है। क्या हमने चालान की जो सुविधा है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, हेलमेट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए, नियम ना तोड़ने के लिए लगाया है, या फिर जी। कहीं न कहीं इससे धन अर्जित करने के लिए लगाया है? पेनल्टी का मतलब बिल्कुल है, पेनल्टी लगानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, लोग बिल्कुल। तब सुधरेंगे। लेकिन कम से कम अगर इस तरीके का कोई भी नियम कानून तोड़ रहा है, तो आप इस तरीके भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि खड़ी गाड़ियों के भी चालान हो जा रहे हैं, पार्किंग के बिल्कुल, नाम पर। बहराइच में भी। कि बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जगहों पर लखनऊ में है और ऐसे तमाम केसेज़ निकल कर के सामने आए, लोग शिकायत भी कर रहे हैं। फिलहाल इन चालानों पर आगे प्रशासन क्या एक्शन लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम जो भी पुलिसकर्मी है, कम से कम उनको समझना चाहिए और हिदायत ज़रूर देनी चाहिए। अगर किसी बिल्कुल। पत्रकार ने, आम ने, खास ने कभी पहली बार उससे कोई गलती हो गई हो, तो कम से कम उसे ज़रूर कुछ न कुछ छूट ज़रूर मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल अगर हमने नियम तोड़ा है, तो आप कानूनन हम पे कार्रवाई कर सकते हैं, हम पे चालान कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, खुन्नस मत निकालिए किसी खबर को लेकर के। अगर ये बातें निकल कर के सामने आती है कि कोई खबर की थी, उसके लिए आपने ऐसी खुन्नस निकाली है, तो ये गलत है। आप ज़रूर, आप सरफराज इस पर बात कीजिएगा, पूछिएगा कि आखिरकार क्या बिल्कुल। वजह थी। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सरफराज। थैंक एक यू। और खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो तमाम जो आज भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कल भी धरना प्रदर्शन किया था। कल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर किया था और आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन जैसे ही करना चाहा, तो वैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उन लोगों को वहाँ से लेकर के गई। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये धरना है, या लोग लगातार इस पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं लगातार एक के बाद एक जो अभ्यर्थी हैं, वो आरक्षण घोटाला बता करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका जो भी हल हो, उसे निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष पीड़ित हैं। क्योंकि जो नंबर अच्छे लेकर के भी आए हैं, उन्हें अवैध बताया जा रहा है और आरक्षण विसंगतियों को लेकर के तमाम लोगों को निकालने की बात की जा रही है। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि तमाम से नई लिस्ट बनाई जाए। लेकिन सवाल यही है कि कुछ विभागाध्यक्षों की कमियों के कारण, या फिर कुछ विभाग के कर्मचारियों की गलती की सज़ा आम
अभ्यर्थी या फिर जो शिक्षक जो चुन लिए गए हैं वो क्यों भुगते? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कम से कम इस भर्ती को हुए 5 साल का समय बीत चुका है। 5 साल में तमाम जो शिक्षक हैं वो जगह-जगह तैनात है और उन्होंने अपनी व्यवस्था वहाँ पर बना ली है, क्योंकि शिक्षकों में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ट्रांसफर को लेकर के आती है। तो बहुत सारे जो शिक्षक हैं जो वहाँ पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली, उन्होंने वहाँ पर अपनी व्यवस्था बना ली है। ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या आएगा, उन पर क्या प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों की तो सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन उस शिक्षकों को भी सांसें अटकी हुई है जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं 5 वर्षों से। तो कम से कम इस पूरे का जो पूरा ये 69 शिक्षक जो मामला है, 69,000 शिक्षकों का, इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द सरकार और कोर्ट को करना चाहिए, जिससे जो भी राहत पाए और जो उचित निर्णय हो, जो इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए हित में हो और जो तमाम शिक्षक कार्यरत हैं, उनके भी हित में हो। कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये जो बार-बार प्रदर्शन की नौबत आ रही है, जो लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, उनको भी राहत मिल सके और जो तमाम शिक्षक हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी राहत मिल सके, क्योंकि दोनों लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है और जो तमाम शिक्षक इस वक़्त नौकरी हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकाल करके सरकार को और कोर्ट को समाधान निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और कई वर्षों से इनका प्रदर्शन जारी है और इनकी भी आस ना टूटे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाज़िर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।